वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। आज से हमारा जो चैप्टर 4 है आईपीसी 1860 का, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिएगा इस सीरीज़ के साथ और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल एक्सेप्शंस को। जनरल एक्सेप्शन जो है हमारा आईपीसी का चैप्टर 4, ये हमारा डिस्कस करता है सेक्शन 76 से लेकर 106 तक। तो बेसिकली जनरल एक्सेप्शन शुरू करने से पहले एक जनरल जो प्रिंसिपल है हमारा, ये मानते हैं कि भाई क्रिमिनलिटी में जब कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो वो उसे पता होता है कि उसने क्या करा है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसका नेचर है, और वो उसके लिए उस एक्ट के लिए उसको वो लायबल किया जाता है। लेकिन ये हर सिनेरियो में सेम नहीं रहती बात, ये सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंज हो जाती है। कई बार क्या होता है कि उस पर्सन को नहीं पता होता कि उसने वो क्या एक्ट कर दिया, या फिर कई बार क्या होता है कि भाई कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो ऑफेंस उसने करना नहीं होता, या फिर वो ऑफेंस उसने किया ही नहीं होता, उसको पता नहीं होता। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन कोई इमेच्योर है, कोई माइनर है, कोई चाइल्ड है, बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेकर हमारा जनरल एक्सेप्शंस, ये हमारा चैप्टर जो है बात करता है। तो फिर हमारी बात आती है जनरल एक्सेप्शंस की। जो हमारा जनरल एक्सेप्शंस है ये हमारा 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो कि हमारा बात करता है एक्सक्यूजेबल होते हैं जनरल एक्सेप्शन। फिर दूसरी जो बात करता है वो आता है जस्टिफिएबल होते हैं। जो हमारे एक्सक्यूजेबल होते हैं वो उन्हें हम बोलते हैं कि कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग रिक्विजिट मेंस एरिया। क्या मतलब है इस बात से कि देखिए कोई भी एक्ट होता है उसके अंदर एक्टस एरिया और मेंस एरिया होने बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में हमारा जब चैनल हमने शुरू किया था, आईपीसी शुरू की थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि एक्टस एरिया और मेंस एरिया क्या होता है और इनका बेसिकली इन्वॉल्वमेंट क्या है हमारी आईपीसी के अंदर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप इसको समझ कर चलिएगा कि यहाँ पर उसका रिक्विजिट मेंस एरिया होता है कि भाई वो कैपेबल होता है मेंस एरिया में, लेकिन वो एक्सक्यूजेबल होता है उस पॉइंट से। कैसे, वो हम आगे सेक्शन में बात करेंगे। तो हमारा जस्टिफिएबल होता है। तो जस्टिफिएबल का मतलब यहाँ पर क्या आता है, जस्टिफिएबल का मतलब है कि लॉ है जो वो उसे अलाउ करता है उस एक्ट को करने के लिए। तो यहाँ से हमारी जनरल एक्सेप्शंस की कुछ ये बाइफर्केशन हमारी निकलती है। तो फिर एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझने की है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो है जनरल एक्सेप्शन। वर्ड हमारा यूज करता है जनरल एक्सेप्शंस। तो जनरल एक्सेप्शंस क्यों यूज किया गया है, बेसिकली एक्सेप्शन ही क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक और ये लीगल रीजन है। सॉरी, साइंटिफिक बोल रहा हूँ, एक लीगल रीजनिंग है इसके पीछे। वो क्या है, क्योंकि देखिएगा जनरल एक्सेप्शंस जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं हमारे, ताकि वो कंप्लीट आईपीसी पर अप्लाई हो। और जो ये वर्ड है एक्सेप्शन, ये इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में कोई भी एक्ट सेम नहीं रहता। और जर्नल का मतलब है, जर्नल स्पेसिफिकली वर्ड का मतलब है कि वो हर एक सेक्शन पर अप्लाई होता है, हर एक आईपीसी के सेक्शन पर अप्लाई होता है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आईपीसी पर तो हमने बोल दिया, तो क्या ये हमारा स्पेशल एंड लोकल लॉज पर भी अप्लाई होगा? तो उसके लिए हमारा सेक्शन 40 क्लॉज 2 वो क्लियर करता है हमें कि जो हमारा चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हमारा स्पेशल एंड लोकल लॉज उन पर भी अप्लाई होगा। तो जो जनरल एक्सेप्शंस है वो हमारा ये बोलता है कि कंप्लीट आईपीसी पर अप्लाई होगा। तो ये हमारा 76 से लेकर 106 तक किसी भी सेक्शन में रिटर्न नहीं है कि ये हमारा कंप्लीट आईपीसी पर अप्लाई होगा। तो ये हमारा कहाँ क्लियर किया गया है? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमारा सेक्शन 6 जो है आईपीसी का वो बनाया गया है, जो कि हमें यहाँ पर क्लियर करता है कि जो हमारा इंडियन पीनल कोड की जनरल एक्सेप्शंस है ये हमारी कंप्लीट आईपीसी पर अप्लाई होंगे। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या था बनाने का, इसे हम अलग अलग सेक्शंस में क्यों नहीं लिखा? तो देखिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की भी बात यहाँ पर आती है कि अगर हम एक एक जनरल एक्सेप्शंस को एक एक सेक्शन, एक एक क्लॉज की, एक एक इलस्ट्रेशन की बाइफर्केशन में अगर लिखते जाएंगे तो वो इम्पॉसिबल है बिल्कुल ही कि हम एक हर एक सेक्शन के अंदर, देखिए जैसे आईपीसी के अंदर 511 सेक्शन है, चलो आप जनरल एक्सेप्शंस को भी निकाल दें तो फिर भी हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस बचते हैं। तो उनके लिए अगर हम हर एक सेक्शन के लिए जनरल एक्सेप्शंस लिखने जाएंगे तो वो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारा जो है स्पेसिफिकली हमारा एक अलग चैप्टर बनाया गया, चैप्टर 4, जिसे नाम दिया गया जनरल एक्सेप्शंस।
और जो कि सेक्शन 6 के द्वारा हमारा कंप्लीट आईपीसी के ऊपर अप्लाई किया गया और 40 क्लोज 2 के अंदर हमारा ये लोकल एंड स्पेशल लॉज पर भी एप्लीकेशन हो गई इसकी। तो मैकॉले ने भी हमारा जो है, मैकॉले ने जब ये हमारी आईपीसी बनाई तो उन्होंने भी जो आईपीसी का ड्राफ्ट था नोट बी, उसके अंदर भी हमारा ये क्लियर किया गया है कि ऑब्वियटी ऑफ नेसेसिटी, रेपिटेशन ऑफ नेसेसिटी को हटाने के लिए हमारा स्पेसिफिकली जनरल एक्सेप्शन का ये चैप्टर बनाया गया। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये ब्रीफ थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो जब ये हमारी बाइफर्केशन यहाँ पर आईपीसी की जनरल एक्सेप्शंस की क्लियर हो जाती है दो पार्ट्स में, तो फिर हम इसको सेक्शंस को 76 से लेकर 106 तक इसकी हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन कैसे करते हैं? तो सबसे पहला पार्ट जो हम इसमें बनाते हैं वो बनाते हैं कि मिस्टेक का जो हमारे ये पार्ट्स बनते हैं। बेसिकली अगर आप इसको एक्सेप्शंस को समझेंगे तो बेसिकली एक्सेप्शंस को समझने के लिए हमने पार्ट्स बनाए हैं। तो जो पार्ट सबसे पहला है वो है मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जो इसके लिए सेक्शन डील करता है वो करता है 76 एंड 79। और सेकंड जो है जस्टिफिएबल एक्ट, उसके लिए सेक्शन है 77 78। जो एक्सीडेंट है उसके लिए सेक्शन डील करता है 80, नेसेसिटी के लिए 81, इनकैपेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ऑफेंस का 82 से 86 तक, और एक्ट डन विद कंसेंट का 87 से 90, और विदाउट कंसेंट का हमारा 92, और ट्रिवियलिटी का 95, और कंपल्शन का 94, और प्राइवेट डिफेंस का 96 से 106 का। तो ये हमारी जनरल एक्सेप्शंस की बाइफर्केशन है, आप इजी से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा जो है इसका जनरल एक्सेप्शंस का बाइफर्केशन और हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब हम इसको कंप्लीटली से स्टार्ट करते हैं सेक्शन 76 और 79। बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट 1 करेंगे, पार्ट 1, जो कि मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है, जिसमें कि हमारा 76 एंड 79 इनको हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये हमें एक साथ ही समझ आएंगे। तो चलिए इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 76 और 79, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो कैसे? देखिए 76 जो है सबसे पहले हमारा बात बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ जो पॉइंट है वो कहाँ पर लिखा है? 76 के जो डेफिनेशन है उसकी लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड्स हैं बाउंड बाय लॉ। और जो सेकंड बाइफर्केशन इसकी 76 की निकलती है वो है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन who is by a reason of mistake of fact and not mistake of law is in good faith। यहाँ पर good faith की बात की गई है 76 के अंदर। फिर जो हमारा सेक्शन 79 आता है वो हमारी बात करता है कि जो फर्स्ट पॉइंट है nothing is an offense which is done by a person who is justified by law। देखिए हमारा 76 के अंदर क्या था? who is bound by law, और 79 क्या बोलता है? justified by law। और जो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर 79 बात करता है वो यही बात करता है when or by a reason of a mistake of fact and not a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law। यहाँ पर mistake reason to believe है वो justified by law है good faith में, और यहाँ पर bound by law थी 76 के अंदर। तो ये दो हमारे सेक्शंस हैं, इनकी मैंने आपको दो बाइफर्केशंस मैंने आपको बता दी। अब हम इसको समझते हैं अच्छे से क्लियरली। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 76 है ये हमारा जो बात करता है पहला बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो बाउंड बाय लॉ टू डू इट का एक मैं आपसे एक सबसे पहले केस डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह 1984 सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह 1984 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था कि एक मॉब था जो कि दंगे फसाद कर रहा था। वो गाड़ियों को चला रहे थे, उनके पास पेट्रोल के बॉम्ब थे, पब्लिक को हार्म कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे थे। तो उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी डैमेज हुआ, उनको इंजर कर दिया हुआ है। तो फिर जो उनका हेड था पुलिस का उसने फायर का ऑर्डर दे दिया उन पर। तो जब पुलिस वालों ने उन पर फायर किया तो उनमें 2 पर्सन्स की डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो उन पर्सन्स ने केस किया उनके ऊपर कि ये बाउंड बाय लॉ नहीं थे। तो जब यहाँ पर बाउंड बाय लॉ की बात आती है, जस्टिफाइड बाय लॉ की बात आती है, तो यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जब आप उनके पब्लिक को जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, आपने पुलिस वाले इतने इंजर्ड कर दिए, वो नियर टू डेथ थे,
और आप पूरी तरीके से दंगे फसाद कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से कि पुलिस क्या करेगा? तो जो पुलिस का एक्ट है वो जस्टिफाइड है। तो ये जो केस मैंने आपसे डिस्कस किया, इसका बेसिकली रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये है कि जो पुलिस है वो भी हमारा यहाँ से कवर होती है, कि वो भी अगर कोई एक्ट करती है तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो वहाँ से अपने आप को बचा पाएगी। तो फिर हमारा यहाँ पर जो बात आती है सबसे पहले जस्टिफाइड बाय लॉ की। जस्टिफाइड बाय लॉ का एक केस है मेरे पास, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण का, 1980 का, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जो केस है, ये केस फाइल हुआ था 292 का। वो ये था कि 292 का केस फाइल हो गया और फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जब ये मूवी बनी तो ये सेंसर बोर्ड से पास हुई। तो वो सेंसर बोर्ड जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो गवर्नमेंट बॉडी ने जब किसी चीज़ को पास कर दिया तो दैट मीन्स वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, और इसके लिए नो ऑफेंस उन्होंने कर दिया कि कोई भी ऑफेंस नहीं है, सो नो ऑफेंस। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है, व्हेन द एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ तो इट हैज़ नो पनिशमेंट। और जो प्राइवेट डिफेंस है वो उसके बाद की बात आती है, बट जस्टिफाइड बाय लॉ इज द मदर ऑफ इट। जो जस्टिफिकेशन है लॉ की, वो इसकी मदर कंसिडर की जाती है। तो यहाँ से हमारा ये बात जो है क्लियर होती है। और आपने एक चीज़ देखी हो, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, सेक्शन 79 में यहाँ पर बोलता है जस्टिफाइड बाय लॉ, बाय द लॉ नहीं बोलता है यहाँ पर। इसका भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, वो समझिएगा। जो यहाँ पर वर्ड है जस्टिफाइड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय द लॉ, जो द लॉ है इसका एक अलग कॉन्वर्टेशन है। तो जस्टिफाइड बाय लॉ जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो ये लॉ है ये हमारा लेजिस्लेचर ने पास किया गया है, स्टैट्यूटरी लॉ है, इसीलिए ही हमारा ये वर्ड जो है लॉ यूज किया गया है। और जहाँ पर कोई वर्ड यूज किया गया है जो कि फिलोसफिकल है और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो वो जो वर्ड होते हैं वहाँ पर हम द लॉ यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा डिफ्रेंशिएशन आ जाता है कि जो हमारा रिटर्न में है वो हमारा लॉ है, और जो हमारा एक फिलोसफिकल हम बात कर देते हैं तो वो हमारा द लॉ कंसिडर हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ से जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ये आपको एक्सेप्शंस जो हैं क्लियर हो रही होंगी। देखिएगा मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ क्या था। तो जस्टिफाइड बाय लॉ जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे फिर जो बात आती है बाउंड बाय लॉ की। तो जस्टिफिकेशन तो चलो आपको समझ आ गई कि वो जस्टिफाइड था वहाँ से एक्ट करने के लिए। तो जस्टिफिकेशन से ही बाउंडेशन ऑफ लॉ निकलती है। वो कैसे कि मान लीजिए जैसे कि बाउंड बाय लॉ का सबसे बड़ा एग्जांपल जो यहाँ पर आता है कि जल्लाद जो होते हैं, हैंगिंग मैन, जो वो वहाँ पर फांसी देते हैं जेल में, तो वो बाउंड बाय लॉ है वहाँ पर वो करने के लिए। देखिएगा यहाँ पर जो वो एक्ट करते हैं वो बेशक ही क्रिमिनल एक्ट है, वो एक तरीके से मर्डर है। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, सब कुछ है, जो मर्डर के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो लेकिन वहाँ पर वो बाउंड बाय लॉ है उसको करने के लिए, और वो जस्टिफाइड है उस चीज़ से। तो आई होप कि जो मैंने आपको यहाँ तक ये बताया है ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट बात आती है, सेकंड कॉन्वर्टेशन, सेकंड डिफरेंस, वो आता है यहाँ पर मिस्टेक का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ मिस्टेक। देखिए लॉ ऑफ मिस्टेक जो है ये कब हम लेते हैं, मिस्टेक का मतलब क्या है? मिस्टेक से मतलब यहाँ पर ये आता है कि जब आप देखते कुछ और हैं और समझते कुछ और हैं, या फिर समझते कुछ और हैं या फिर देखते कुछ और हैं। समझे आप मेरी बात? कि आपने जो वो कुछ देखा है वो आपने गलत ही समझ लिया, उसका मीनिंग ही गलत ले लिया, तो वो आपने मिस्टेक कर दी। तो मिस्टेक के हम यहाँ पर दो पार्ट्स निकाल लेते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो एक्सक्यूजेबल है, वो प्रूडेबल है, उसके आप रीज़न दे सकते हैं। लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसके लिए आप कोई भी रीजनिंग नहीं दे सकते। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई लीगल मिस्टेक करते हैं तो आपके लिए कोई भी रियायत नहीं है, आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, आपने एक चीज़ को गलत समझ लिया, तो वहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन दी जाएगी। तो वो कैसे दी जाएगी वो हमारा सेक्शन बताता है। कैसे? 76 क्या बोलता है
इन गुड फेथ बाउंड बाय लॉ, यहाँ पर गुड फेथ की बात आ गई। और 79 में क्या बोलता है, जस्टिफाइड बाय लॉ। तो गुड फेथ की बात आ गई यहाँ पर, बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ। तो इसको हम आप यहाँ से अब क्लियरली समझते हैं कि एक एक इनका जो वर्ड है ये दो, ये समझ आ जाएंगे तो आपको सेक्शन 78, 76 और 79 यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमारी यहाँ पर वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है इन जेन्युइनली, यहाँ पर ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन जेन्युइनली का मतलब है कि आपने कुछ देखा, उसको कुछ समझा कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन वो सच में थी नहीं, लेकिन आपने इन जेन्युइनली उसको बिलीव किया कि वो था। तो वहाँ पर जहाँ पर मिस्टेक थी और वहाँ पर आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको कुछ करने की, ना ही आपकी कोई नॉलेज थी और ना ही रीज़न टू बिलीव था, तो कहने का मतलब आपका कोई वॉलंटरीली कोई एक्ट नहीं था, तो वहाँ पर वो मिस्टेक आती है। तो जहाँ पर आपका कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं था, कोई आपकी इंटेंशन नहीं थी, कोई आपकी नॉलेज नहीं थी और रीज़न टू बिलीव भी नहीं था, तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। तो उस पॉइंट के लिए आप यहाँ पर मिस्टेक क्लेम करते हैं, जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आप यहाँ पर कवर होते हैं। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए। फिर यहाँ पर जो बात आती है नेक्स्ट पॉइंट वो समझने के लिए, वो ये आती है कि मिस्टेक इन गुड फेथ। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन है, वो कोई ऑफेंस कमिट करने गया, मान लीजिए उसने ए पर्सन के हाउस में एंटर करना था, लेकिन वो बाय मिस्टेक बी के हाउस में एंटर कर जाता है और वो ऑफेंस कर देता है, या वो मान लीजिए कि नहीं करता है, तो वो क्या बोलेगा कि ये तो सर मेरी मिस्टेक हो गई, मैं बी के हाउस में एंटर कर गया। तो क्या वो यहाँ पर मिस्टेक का एक्सेप्शन ले सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एज पर द लॉ ही रॉन्ग जा रहा था। स्टार्टिंग से ही जो उसका एक्ट था वो पनिशेबल था, तो उसके लिए वहाँ पर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा उसे। तो जो मिस्टेक है उसके बाद पॉइंट आता है कि जो मिस्टेक है वो रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक कोई पर्सन है, उसका बेटा बीमार है, उसका बच्चा बीमार है, वो डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय वो किसी साधु संत या मान लीजिए किसी पंडित के पास जाता है और वो उसे कोई विभूति या चरणामृत ऐसा कुछ देता है, और बाय चांस वो जो उसने चरणामृत वगैरह उसे दिया, तो उसने उसको दिया मेडिसिन के बजाय और उसकी डेथ हो गई। तो क्या वो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वो कुछ जनरल एक्सेप्शंस ले सकता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, कि उसने तो यहाँ पर कि जी मेरी तो इंटेंशन गुड थी, कि मेरी तो गुड इंटेंशन थी यहाँ पर, वो बिल्कुल भी यहाँ पर गुड इंटेंशन का नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि वो कोई रीजनेबली वो क्लेम कर ही नहीं सकता इस बात को लेकर। देखिए लेमैन लैंग्वेज में भी समझना बहुत मुश्किल है कि आप किसी को मेडिसिन देने की बजाय कोई विभूति खिला दे और वो बच जाए, तो वो कोई भी एक्सेप्शन में कवर नहीं होता। तो जो यहाँ पर ये आता है गुड फेथ की जो बात आती है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड फेथ क्या होता है। तो गुड फेथ के लिए हमारा सेक्शन 52 है, वो यहाँ पर क्लियर करता है। देखिए गुड फेथ जो है वो सिविल और क्रिमिनल में वेरी करता है। जो यहाँ पर जो हमारा आईपीसी में बात करता है 52 में, वो ये बोलता है गुड फेथ डन विद रीजनेबल कॉज एंड एक्शन। जो ड्यू केयर एंड कॉशन लेकर अगर आप कुछ करते हो तो ही आप उसके अंदर आते हो। तो हमारा यहाँ पर एक और बात समझने की है, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है 1897 का, वो ड्यू केयर एंड कॉशन क्या बोलता है, डन गुड फेथ डन विद अ गुड इंटेंशन दो नोट विद ड्यू केयर एंड कॉशन, कि वहां पर इंटेंशन देखी गई है किसमें, जनरल क्लॉजेस एक्ट में। और सिविल में क्या बोलता है, सिविल लॉ सेज दैट गुड फेथ मींस गुड इंटेंशन इवन नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। ड्यू केयर एंड कॉशंस नहीं लिए तो भी आपको चलेगा। लेकिन जो हमारा आईपीसी है वो गुड फेथ की डेफिनेशन क्या बोलता है, ओनली ड्यू केयर एंड कॉशन, गुड फेथ हैज नो वैल्यू इन आईपीसी। तो गुड फेथ हैज नो वैल्यू इन आईपीसी, कि यहाँ पर ड्यू केयर एंड कॉशन रखना बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर केयर एंड कॉशन रखा है तो ही आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, वरना टाटा बाय बाय है लॉ की तरफ से। ये कह दो कि भाई हमने तो गुड फेथ में उसे च्यवनप्राश दिया था, गुड फेथ में उसे चरणामृत दिया था, नहीं, आपने मेडिसिन देनी थी तो देनी थी ड्यू केयर एंड कॉशन। ड्यू केयर, केयर मीन्स दवाई देना, कॉशंस मीन्स दवाई अच्छे से देना, कोई गलत दवाई ना देना। तो ये बात यहाँ से हमारी क्लियर हो जाती है कि गुड फेथ होना
ड्यू केयर एंड कॉशंस के साथ, तभी आप उसको एक्सेप्शंस में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल निकलता है इसके ऊपर कि एक मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने कोई एक्ट किया, कोई वो एक्ट करने जा रहा है, और उसने उससे पहले उस एक्ट को करने के लिए पूरी इंक्वायरी की। कोई भी चीज़ करने के लिए मान लीजिए कि उसने नेट पर चेक किया, उसने बुक्स पढ़ी, उसने प्रॉपर लॉ पढ़ा, फिर भी कुछ गलत हो गया, तो वहाँ पर उसको एक एक्सेप्शन मिलेगी, क्योंकि उसने प्रॉपर ही ड्यू केयर एंड कॉशंस के साथ वो एक्ट किया है। तो इसके ऊपर हमारा एक केस आता है, वो है एस के गुंडारन वर्सेस स्टेट का 2001 का सुप्रीम कोर्ट का केस है कि इसमें भी यही हेल्ड हुआ था कि जब भी कोई पर्सन इंक्वायरी करने गया, उसने इतनी डेप्थ में उसकी इंक्वायरी करी थी कि रीजनेबली प्रूडेंट मैन वो ये कहेगा कि हाँ, ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही है कि उसने कि जेन्युइनली डिज़ायर थी उसकी कि उसे वो चीज़ पता थी कि वो इतनी डेप्थ में उसने स्टडी कर ली कि कोई भी अगर इतनी डेप्थ में उसको पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, ये तो ठीक है उसकी बात, तो यहाँ पर उसे जनरल एक्सेप्शन में एक्सेप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलती है कि आपको ड्यू इंक्वायरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिएगा, यहाँ से हमारा जो मैंने आपको बात बताई है कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो इन गुड फेथ होना चाहिए और बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ। तो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये जो मैं आपको इतना समझा रहा हूँ ये समझ आ रहा होगा। तो बाउंड बाय लॉ का मतलब यहाँ पर ये होता है, बाउंड बाय लॉ कौन होता है कि मान लो लॉ इन्फोर्स करता है उसे, जैसे कोर्ट है, कोर्ट एनफोर्स्ड है। अगर आपने कुछ गिल्ट कमिट किया है, आपने रॉन्ग कमिट किया, आपको पनिशमेंट दे। पुलिस फोर्स है, बाउंड बाय लॉ है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पकड़ेगी। लेकिन जस्टिफाइड बाय लॉ क्या बोलता है? जस्टिफाइड बाय लॉ बोलता है कि आपने मान लीजिए ड्यू इंक्वायरी की है, आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं, तो वहां से आप जस्टिफाइड हो जाते हैं कि भाई मेरी इंटेंशन वहां पर ठीक थी, मैं वहां पर जो प्रॉपर प्रिकॉशंस थे मैंने दिए, फिर भी अगर कुछ रॉन्ग कमिट हो गया तो उसमें मेरी गलती नहीं है, तो वो एक जनरल एक मिस्टेक हो गई, ठीक है, वहां पर आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी, तो वहां पर आप कमिटेबल ऑफेंस में नहीं आएंगे। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एंड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। तो अगर आप इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट करते हैं तो आप वहां पर एक्सक्यूजेबल हैं, और अगर आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ करते हैं तो वहां पर आप एक्सक्यूजेबल नहीं है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ के लिए हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, वो ये बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ इज सुप्रीम। क्योंकि हमारा यहाँ पर सालमन एक बात बोलते हैं कि एवरी पर्सन इज बाउंड टू नो द लॉ एट एनी कॉस्ट। देखिए, लॉ, यहाँ तक कि वकीलों को भी सारा लॉ नहीं पता, एक एक एक्ट, एक एक सेक्शन ये जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि हर एक एडवोकेट को, हर एक जज को एक एक सेक्शन, एक एक लॉ, एक एक उसके क्लॉज, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक रीजनिंग उसकी पता हो, ये देखिए इम्पॉसिबल बात है ये, क्योंकि एक इंसान के लिए इतना कुछ जान लेना बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन लॉ बोलता है कि जानना चाहिए। तो अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लॉ पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज पर द लॉ कुछ करते हैं तो आप एक्सेप्टेबल हैं, एक्सक्यूजेबल हैं। अगर आप नहीं करते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ करते हैं, तो आप उसमें एक्सक्यूजेबल नहीं है। तो यहाँ से हमारी ये बात क्लियर हो जाती है। तो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो भी यहाँ पर यही बात बोलता है कि जो आप देखते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, और जो आप समझते हैं वो आपके लिए एग्जिस्ट कर जाता है। तो यही उसका बेस निकलता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। तो यहाँ से इतना करते करते हमारा सेक्शन 76, 79 बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, और हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय इन अ गुड फेथ, बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, जस्टिफाइड बाय लॉ, यहाँ पर हमारा इन डिटेल कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि जो मैंने आपको इतना ही डिटेल में पढ़ाया है सेक्शन 76 और 79 ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो हिस्ट्री इसकी मैंने आपको बताई, बेसिकली रीजनिंग क्या थी जनरल एक्सेप्शंस की, क्यों ये स्टार्ट हुए, क्या इसका रीज़न है, कैसे ये अप्लाई होगा, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इसको इन्फोर्सेबल करते हैं। सेक्शन 6 40 क्लोज टू, सेक्शन 52 जो कि हमारा ये बोलता है कि हमारा गुड फेथ जो है
ये सारी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। तो आई होप कि जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।